हेलो एंड वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज 21 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड 14F। तो बेसिकली इंडिया एंड इजराइल ने एक फ़ंड है उसको इस्टेब्लिश किया है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन को थोड़ा बढ़ा दिया है। अब ये $5.5 मिलियन का फंड हो चुका है। जो I4F है ये इंडिया इजराइल का इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल फंड है, जिसमें अभी 8th गवर्निंग मीट में ये डिसाइड किया गया कि हमें इसके अंदर और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना है। तो कुछ इसके एम्स देखते हैं कि ये फ़ंड क्यों इस्टेब्लिश किया गया एंड इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। ये एक तरह से सेंट्रली मॉनिटर्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होती है, जो नैनो सेंसर से चलती है, फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक है, उसमें हेल्प करेगा। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल AI है, उसी का ये पार्ट होता है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी हेल्प करेगा कि कैसे हम रियल टाइम एग्रीकल्चर मॉनिटर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सैटेलाइट है उसमें हेल्प करेगा। नो मोर मोस, इसका मतलब है कि इट इज़ अ मॉस्क्यूटो कंट्रोल बायोलॉजिकल सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये मॉस्क्यूटो का एक तरह से बायोलॉजिकल सोल्यूशन भी है, जहाँ पर मॉस्क्यूटो हम बोल रहे हैं कि अब नहीं होंगे और ज़्यादा। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होगा जो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड मॉस्क्यूटो कंट्रोल में यूज़ होंगे। तो यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो फंड है इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड मॉस्क्यूटो कंट्रोल। तो डोंट थिंक कि मॉस्क्यूटो कंट्रोल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। यूजली ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए फ़ंड नहीं बनाया जाता, बट दिस पर्टिकुलर फंड includes mosquito control also, so this particular statement will be correct. अब 14F 2.0 के बारे में देखते हैं। अभी जो मीट हुई थी तो कंट्री ने कहा है कि हमें 14F स्ट्रैटेजी पर काम करना है, जहां पर इस पर्टिकुलर फंड का स्कोप को बढ़ाया जाएगा, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं वो भी डेवलप होंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर भी काम किया जाएगा। अब देखते हैं इस फंड को किसके अंडर बनाया गया है। इस फंड को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी के अंडर इसको बनाया गया है। ये जॉइंट रिसर्च में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड इनके कुछ प्रायोरिटी एरियाज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोकस सेक्टर्स। एंड जो भी हम कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसको हमें मार्केट करना होता है ताकि वो कमर्शलाइज हो सके, तो इसमें भी ये पर्टिकुलर फंड हेल्प करेगा। और इसको मैनेज कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? वो कंट्रोल हो रहा है ये ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी अलायंस से। एंड इजराइल में ये फंड अप्लाई हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है बाय इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी से। सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये जो फंडिंग है वो सही टाइम पर आई है। इंडिया प्लान कर रहा है इनोवेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पे काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली 16 जनवरी को इनोवेशन स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट किया था। जो डिपार्टमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो भी नए मेजर लेकर आ रहे हैं, जो कि अभी 50th ईयर होगा उसके ऊपर, कि कैसे हमें नई नई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करनी है ताकि जो स्कोप है वो कमर्शलाइज हो सके और हमारा जो ट्रेड है, डेवलपमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो बढ़ सके। अब कुछ फोकस एरिया देखते हैं। तो दीज आर द फोकस एरिया, दीज आर टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, IT, फार्मास्यूटिकल्स, होमलैंड सिक्योरिटी। ये बेसिकली सभी सेक्टर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हम एग्रीकल्चर पर क्यों फोकस करें? क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। हमारे जो आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से ही आ रही है। इस वजह से एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट निगलेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को मिक्सअप कर रही है ताकि एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट हो सके। और ये जो प्रोजेक्ट होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये 10 साल से ज़्यादा के लिए बनाया जाएगा। और जो भी आउटकम्स होंगे प्रोजेक्ट के, वो मार्को ऑर्चार्ड जो महाराष्ट्र में है एंड ग्रोइंग चेरी टोमेटोज हरियाणा में है, उनको रिवाइव करने में, उनको दोबारा लाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। तो जो डिजिटल गवर्नमेंट मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये मिशन बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली सिटीजन तक प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर मशीन लर्निंग यूज़ होगी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी, ताकि जो सर्विसेज है डायरेक्टली सिटीजन्स तक पहुँच सके। कई बार कैसा होता है, ऊपर सेंटर है, बीच में स्टेट गवर्नमेंट है, देन नीचे सिटीजन्स हैं। तो सेंटर से स्टेट तक आते आते ही कोई स्कीम का बेनिफिट खत्म हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट करप्शन आ जाता है, या फिर बीच में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो
डिसंगेज हो जाते हैं या फिर वो जो फंड्स हैं उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए सिटीजन्स तक बेनिफिट पहुंचता ही नहीं सर्विस का। तो अब हम हर एक चीज़ डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि सीधा सेंटर से सिटीजन्स के पास डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर पहुंच सके। अब ये मिशन काम कैसे करेगा? ये बेसिकली ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप का बताया जाएगा जिसको उसको अप्लाई करना होगा, और उसमें उसको इंक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ उसमें अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर फूड ग्रेन्स भी एक्सेसिबल किए जाएंगे पीडीएस सिस्टम के अंडर, ड्राइवर लाइसेंस दिए जाएंगे, रिमाइंडर्स फॉर रिन्यूअल ऑफ गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स बताया जाएगा कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसको आपको रिन्यू कराना है। और ये जो मिशन है यही होगा कि हमें जो सिटीजन्स है वहाँ तक गवर्नमेंट की स्कीम्स का ई गवर्नेंस बेसिकली हमें इंश्योर करना है, ताकि ई गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो डायरेक्टली सिटीजन्स तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ई गवर्नमेंट 15 ईयर ई गवर्नेंस 15 साल पहले भी लॉन्च किया था। उसकी वजह से इनकम टैक्स डिजिटलाइज हो गया, सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, लैंड रिकॉर्ड, ये सब डिजिटल प्रोसेस के अंडर आ गया है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NODE भी लॉन्च किया था 2020 में। NODE क्या है? NODE एक नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम है। ये एम करता है कि हमें जो भी UPI है, GST था, आधार था, उसको रेप्लिकेट कर सके। तो एक तरह से भी सिस्टम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रही है जिसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो सके एंड सब हमारा प्रोसेस डिजिटलाइज हो जाए। जो मिशन है ये एम कर रहे हैं कौन इसमें हेल्प करेगा? डिजिटल इंडिया, आधार, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, डिजिटल अभियान, BPO स्कीम एंड UPI। क्या बेनिफिट्स होंगे? जो गवर्नमेंट है और जो जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो उस इनिशिएटिव को लॉन्च करने में हेल्प करेंगे। कोई भी कॉमन इंटरफेस नहीं होगा जहाँ पर सभी सर्विसेज आ सके, इसलिए जो गवर्नमेंट मिशन है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन वो सभी डिजिटल इनिशिएटिव्स को एक रूफ के अंडर लाएगा, ना कि हमें अलग अलग उसके लिए कॉमन इंटरफेस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अबाउट IEA's इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट जाहिर की है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का बताया है कि कितनी मार्केट कंजम्पशन करता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड कितना हमारा यूसेज हो रहा है, कितनी वेस्टेज हो रही है। तो हर एक चीज़ के बारे में रिपोर्ट बताती है। तो ये दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। जो इसमें कहा गया है कि जो कंट्री ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था तब से ये डिमांड कम हो रही है। जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 6% हर साल बढ़ती जा रही है, और जो स्टीपेस्ट ईयर ऑन इंक्रीज चल रहा है वो 2008 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम ग्लोबल एनर्जी इंटेंसिटी है उसकी बात करें तो ये 1.9% डिक्रीज़ होती जा रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेबल है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से बात करें, रिन्यूएबल सोर्सेज से बात करें, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 6% हो रही है एंड जो कोल है वो 9% इंक्रीज़ हो रही है हर साल। तो यहाँ पर कोल से हमारी कम होनी चाहिए और रिन्यूएबल से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अभी इतना डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। अभी भी गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि हम कोल पे अपने डिपेंडेंस को कम करके रिन्यूएबल सोर्सेज पे अपने डिपेंडेंस को बढ़ाए। गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। ये जो इंक्रीज़ है ये कैसे काम कर रहा है? बेसिकली इंडिया एंड चाइना में ज़्यादा डिमांड है जहाँ पर कोल मेजर फैक्टर है, वही यूज़ हो रहा है। 2% हमें गैस फायर्ड जनरेशन में इंक्रीज़ हुआ है एंड ऑल्सो यहाँ पर पावर सेक्टर का जो एमिशन है वो भी 7% तक इंक्रीज़ हुआ है। सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द रिपोर्ट। अब कुछ कंसर्न्स देखते हैं। वो कहते हैं कि हमने कितने सारे मूवमेंट्स चलाए क्लाइमेट चेंज को लेकर। नेट ज़ीरो मूवमेंट था जहाँ पर हमने पेरिस क्लाइमेट डील भी लेकर आए, लेकिन फिर भी हम फेल हो चुके हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में, अपने टारगेट्स को अचीव करने में। इसलिए जो एमिशन सेक्टर है, पावर सेक्टर है, वो अभी तक सेम लेवल पर ही चल रहा है। हमारा जो टारगेट था कि हमें नेट ज़ीरो करना है बाय 2050, वो बात कर रहे हैं कि हमें 55% डिक्रीज़ करना है एमिशंस को बाय 2030 एज अपोज टू 2019 बेसलाइन। पहले 2019 बेसलाइन थी और 2030 को बेसलाइन बना दिया गया है। सो दिस इज़ द कंसर्न कि आप टारगेट को कैसे अचीव करोगे अगर हम हर बार टारगेट को पुश करते रहेंगे, अगले साल तक टालते रहेंगे। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखते हैं। इसको 1974 में बनाया गया था एंड ये बेसिकली OECD के अंडर फ्रेमवर्क में बनाया गया है। ये ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 4 मेन सेक्टर पर काम करती है। दीज आर एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंगेजमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन पेरिस एंड इंडिया भी इसका एसोसिएट मेंबर है जो 2017 में इसको
एसोसिएट मेंबर बना दिया गया था। सो दिस इज़ अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था जब 1973 और 1974 में ऑयल क्राइसिस हुए थे वेस्ट एशिया में, तब इसको बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर मेजर ऑयल सप्लाई डिस्टर्बेंस आ गई थी। हमारा जो वेस्ट एशिया है वही मेजॉरिटी ऑफ ऑयल स्टेक्स होल्ड करता है, वहीं से सारे वर्ल्ड में ऑयल जाता है। इसलिए एआई को इस्टेब्लिश किया था ताकि हम ऑयल सप्लाईज को रेगुलेट कर सकें इन द वर्ल्ड। तो मेंबर्स देखते हैं इसके कितने मेंबर्स हैं। इसके 30 मेंबर्स हैं। एंड जो एआई फैमिली है इसके अंदर 8 एसोसिएशन कंट्रीज़ भी हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट कंट्री को इसका मेंबर बनना है तो उसका आईईए का मेंबर बनना पड़ेगा, देन कंट्री को ओईसीडी का मेंबर बनना पड़ेगा, देन वो आईईए का मेंबर बन जाएगा। हाउएवर लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी ओईसीडी के मेंबर्स हैं वो सभी आईईए के भी मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है। बट इट इज़ अ कंडीशन कि वो ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए अगर उसको आईईए का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट, डेपुटेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर है उनका डेपुटेशन होना चाहिए, कैसे उनको गवर्न करना चाहिए, तो कैसे इनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे किस पर्टिकुलर रूल के अंदर आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो वी विल सी कि क्या इशू आ रहा है। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रूल 6 जो डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स को बोलता है कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट करो, क्योंकि ये जो रूल 6 से ही आता है अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी कि उनके पास ओवरराइडिंग पावर होगी स्टेट से, कि वो किसी भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को किसी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अप्रूवल दिया है तो उसको मना कर सकते हैं, उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सेसिव बताने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहले देखते हैं हमारे फेडरल नेचर में कौन कौन से आते हैं। दीज आर आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये 3 सर्विसेज आती हैं अगर हम फेडरल सर्विसेज की बात करें। और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, AIS ऑफिसर्स हैं, ये भी यूपीएससी ही रिक्रूट करती है, यूनियन गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। एंड इनकी जो अलॉटमेंट होती है, जहाँ पर इनको सर्विस दिया जाता है, वो स्टेट में ही होता है। इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो सेंटर और स्टेट दोनों को दी जाती है। जो सेंट्रल कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। अगर हम आईएएस ऑफिसर्स की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात करें तो वो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यही रूल्स फ्रेम करता है, कंट्रोल करता है, कैडर ट्रेनिंग कराता है, हर एक चीज़ इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर की जाती है। जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है वो IAS एंड IFS ऑफिसर्स के अंडर वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। एंड जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब सेंट्रल डिपुटेशन रिजर्व देखते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन से ऑफिसर्स अवेलेबल हैं डिपुटेशन के लिए, जो भी सेंट्रल डिपुटेशन रिजर्व के अंडर लिस्ट दी जाती है। हर स्टेट को कैडर सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर अ सेंट्रल डिपुटेशन कोटा। एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर आपको करनी है तो वो ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स की होनी चाहिए। एंड जो भी पोस्ट है वो बेसिकली डिपेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो हर एक चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर बेसिकली इशू आ रहा है कि हर एक चीज़ सेंटर कर रही है, लेकिन जो ऑफिसर्स है वो काम तो स्टेट में कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसमें कुछ से होना चाहिए। अभी क्या रूल चल रहा है, अभी सेंटर हर साल एक ऑफर लिस्ट बनाता है ऑफिसर्स की ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की, जो कि सेंट्रल डेपुटेशन पे जाते हैं। उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाता है कि किन किन को हमें सर्विस में लेना है, किसको हमें अलॉट करने हैं उनका कैडर। जो ऑफिसर्स हैं उनके पास नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से। एंड जो स्टेट है उनको डिप्यूट करना पड़ता है ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स को टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये भी कहा जाता है कि जितना भी सिलेक्शन हो रहा है वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना हमारा टोटल कैडर स्ट्रेंथ है। अब देखते हैं प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स रूल 6 के अंदर बताई जा रही हैं। उनमें कहा है कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने डिले कर दिया स्टेट कैडर ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए, एंड तब उन्होंने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन पर
ध्यान नहीं दिया तब जो ऑफिसर है उसको अपने कैडर से रिलीव कर दिया जाएगा, जो भी डेट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेंगी कि कितने नंबर ऑफ ऑफिसर्स हमें एक्चुअली में कितने ऑफिसर्स चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें इंडल्ज करने हैं, लेकिन उसमें हमें स्टेट की कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। बाद में इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स को हम ऑफिसर रैंक दे देंगे। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तब जो मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को मानना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस का यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी सर्विसेज होंगी कैडर ऑफिसर्स की वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होगी पब्लिक इंटरेस्ट में, एंड अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ओवरराइडिंग पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का क्या स्टैंड है? उनका कहना है कि ठीक है आप ये डिसीजन ले रहे हो, अभी हमारे पास ज़रूरत है, हमें वैकेंसी है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है। इसलिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है वो कहते हैं कि स्टेट्स स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, एंड जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सफिशेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने ऑफिसर्स हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो स्टेट्स का क्या मानना है? स्टेट कहता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। इससे स्टेट का पॉलिटिकल कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पे कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑफिसर्स काम तो स्टेट में कर रहे हैं लेकिन वो सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है तो उनका पॉलिटिकल कंट्रोल कम हो रहा है। जो इफेक्टिव गवर्नेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल डिस्प्यूट यहाँ पर और ज़्यादा अराइज हो जाएंगे, और जो सेंटर है वो वेपनाइज कर सकती है ब्यूरोक्रेसी को अपने मुताबिक। और अगर सेंटर और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट्स है तब सेंटर स्टेट के अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करके कुछ भी मिसहैपनिंग कर सकता है, यहाँ पर इलीगल यूज़ कर सकता है ब्यूरोक्रेसी का। सो इस तरीके से हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो हार्म होती है। सो बेसिकली दिस इज़ द इशू, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जहाँ पर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं कि कैसे स्टेट और सेंटर में एक तरह से समानताएं होनी चाहिए, वहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए। नो डाउट सेंट्रल मेन अथॉरिटी है, बट अगर कोई ऑफिसर स्टेट में काम कर रहा है तो थोड़ी पावर स्टेट को भी देनी चाहिए ताकि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रह सके। So this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And आप हमें info@officerbta.com पर भी मेल करके बता सकते हैं. So thank you very much and all the best for your preparation.